Hello guys, today I am going to explain Sternberg's information processing theory. So let's get started without wasting time. First of all, introduction. Robert Jeffrey Sternberg is an American psychologist जिसने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया था. ही डिफाइंड इट एज कॉग्निटिव एबिलिटी थी ये टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कि हमें अपनी एक्सपीरियंसेस से जो हम सीखते हैं उसको लर्न करके हाउ टू रीज़न वेल, कि मतलब हम उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं सिचुएशंस का, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकालते हैं. टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में कैसे याद करते हैं. एंड टू कोप अप विद डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग, तो जो डेली हमारी लाइफ में हैपनिंग्स होती हैं हम उससे कैसे डील करते हैं. ही बिलीव्स दैट इंटेलिजेंट इज कंप्राइज ऑफ three through interrelated abilities, due to which this theory is also known as triarchic theory of intelligence. उसने बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो किससे बनी हुई है, 3 एबिलिटीज़ से. वो 3 एबिलिटीज़ हम आगे आके डिस्कस करेंगे. 3 एबिलिटीज़ से बनी है और वो एबिलिटीज़ क्या हैं, आपस में इंटर रिलेटेड हैं. वो एबिलिटीज़ क्या हैं, एक तो है कंपोनेंशियल और एनालिटिकल एबिलिटी, एक है एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव एबिलिटी, एंड थर्ड वन इज कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल, विच वी विल डिस्कस लेटर. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के स्टेप्स क्या थे, ये 6 स्टेप्स थे. फर्स्ट था एनकोडिंग. एनकोडिंग का मीनिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द माइंड, कि जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है आइडेंटिफाई करना कि क्या वो यूजेबल है, will it go with the particular situation or not. Second one is inferring or inferencing. Inferencing means क्या होता है, drawing the necessary inference, that is it is a mental process of reaching or forming decision on basis of stored or collected information that what is true, कि जब जो हमें सिचुएशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली इन्फ्रेंसेस निकालने. Third one is mapping, process of linking or establishing the relationship between previous situation and present one, कि जो हमारी situation है उसका relationship हम अपनी present knowledge या previous situation के साथ relate करते हैं. Fourth is application, that is applying the inferred relationship or mental processes using inference and mapping. apply करना यानी कि जो हमारे इन्फ्रेंसेस होते हैं उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं. फिफ्थ इज़ जस्टिफिकेशन, कि मतलब हम उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है जो हमने प्रोवाइड किया, कि वाई आंसर ए इज़ रॉन्ग, वाई आंसर सी इज़ करेक्ट, कि जस्टिफाई करना कि ये क्यों है. सिक्स्थ वन इज़ रिस्पॉन्स, कि हम रिज़ल्ट क्या प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ का, यानी कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. हम एनालाइज करते हैं कि चांस ऑफ एरर क्या है, जैसे हम आप मैथ्स में करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, 2-3 वैल्यूज़ को पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा उसमें बेस्ट फिट होता है. वैसे ही हम रिस्पॉन्सेज में करते हैं कि हम देखते हैं कि जिसमें एरर कम हो फिर हम उसको हम अपना बेस्ट आंसर बना लेते हैं. Now this is the Sternberg theory. First part is componential और analytic, जिसके आगे 3 components है, meta components, performance component and knowledge acquisition component. Second is experiential और creative sub theory, जिसके अंदर novelty और automation आता है. And third is contextual और practical sub theory, जिसके अंदर adaptation, selection and shaping आता है. ये तीनों जो है सब थ्योरी ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसको ट्रायर्की थ्योरी बोला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू कंपोनेंशियल और एनालिटिक सब थ्योरी. ये क्या है, कंपोनेंशियल और एनालिटिक मतलब ये तो हमारे सेंटर है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का कोर है, सबसे मोस्ट डेवलप्ड एस्पेक्ट यही है इस थ्योरी की. क्या है, इट रेफर टू एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि इंफॉर्मेशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग एज वन एनालाइज एंड इवेलुएट थॉट, आइडियाज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस. इट कंसीडर्ड
हाउ अ लर्नर रिलेट टू हिज इंटरनल वर्ल्ड, कंसेप्ट, आइडियाज, मेमोरी, सिम्बल्स इन माइंड। कि जब हम सपोज कोई भी मैथमेटिकल सम सॉल्व करते हैं तो हम अपने दिमाग में इसके अकॉर्डिंगली अर्थमेटिक के प्लस का मीनिंग ये होता है, माइनस का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ याद करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में ऐसा सब कुछ सोचते हैं, फिर हम उस सम को सॉल्व करते हैं। तो पीपल विद हाई एनालिटिकल इंटेलिजेंस दे परफॉर्म वेल ऑन ट्रेडिशनल IQ टेस्ट। जो स्कूल कॉम्पिटिशन्स में फर्स्ट आते हैं बच्चे, जो स्कूल एग्जाम्स में टॉप करते हैं, उनकी एनालिटिक थिंकिंग जो है या एनालिटिक इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो वो इसमें आता है जब हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुए हुए होते हैं, और जो हमारी मेमोरी है वो उनको इजीली स्टोर कर लेती है और फिर रिमेंबर भी कर लेती है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट में कौन से पार्ट आ जाते हैं? हायर ऑर्डर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस that an individual use for planning, monitoring and regulating the execution of a task. It analyze problem and select a strategy for solving them, and it is the capacity that would include problem analysis, technical approach to find possible solution, strategic management of resources and critical view. एट द एंड वी कैन कंक्लूड कि हम प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करते हैं। मेटा कंपोनेंट में बेसिकली आता क्या है कि हायर ऑर्डर डिसीजन हम कैसे लेते हैं, प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज हम बनाते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करें, और फिर हम उस डिसीजन जो है वो भी मेटा कंपोनेंट में आता है कि हाउ वी मेक डिसीजन एंड इवेल्युएट कैसे करते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होता है कि जो हम मेटा कंपोनेंट में सोचते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो हम परफॉर्मेंस कंपोनेंट में परफॉर्म कर देते हैं। तो ये हर एक कॉग्निटिव एक्ट का बेसिक ऑपरेशन होता है कि परफॉर्म करना, जो हमें पता है, हमने जिसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाई है, हमने उसको सॉल्व करना है। पर मेटा कंपोनेंट डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, और परफॉर्मेंस कंपोनेंट में क्या होता है, वी एक्चुअली डू इट। ये कॉग्निटिव का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनकोड करते हैं स्टिमुलाई को। स्टिमुलाई को एनकोड मतलब कि हमें बाहर से कोई स्टिमुलाई मिला है, जैसे हम कुछ देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो हम स्टिमुलाई मिल रहा है हमें कि मूवी देख रहे हैं, तो उससे हम कुछ कनेक्ट करते हैं हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन से, होल्ड इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके व्यूज़ जो है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, या मेक कैलकुलेशंस, जैसे कि सम परफॉर्म करते हुए बोर्ड मास का सम है तो थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन को माइंड में रख के कि प्रीवियस स्टेप कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, मेंटली कंपेयर स्टिमुलाई, कंपेयर करते हैं कि जैसे हमने पहले लेस हॉट चीज़ को पकड़ा है, बाद में हमने ज़्यादा गर्म चीज़ को पकड़ लिया, तो हम कंपेयर करते हैं कि नहीं, अगर हम ज़्यादा गर्म को पकड़ेंगे तो उसका स्टिमुलाई रिस्पॉन्स हमारा अलग होगा। रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, और यही इन्फॉर्मेशन हम कभी कभी थोड़ी देर बाद भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है इसका? व्हाट आर परफॉर्मेंस कंपोनेंट? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय मेटा कंपोनेंट, कि जो मेटा कंपोनेंट में स्ट्रेटजीज प्लान हमने बनाए उसको एग्जीक्यूट करना बस। और ऐसे हम न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जब हम न्यू सिचुएशन को फेस करते हैं, और उसमें हम प्रीवियसली कंसेप्ट्स भी यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट क्या है कि वो कंपोनेंट जिसकी वजह से हम गेन एंड स्टोर करते हैं न्यू नॉलेज, कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है फॉर लर्निंग। किसी के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग बुक्स को रीड करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, न्यूज़पेपर्स रीड करता है एंड ऑल दैट। इसमें नॉलेज एक्विजिशन, इसमें इसके पार्ट्स हैं सिलेक्टिव एनकोडिंग, सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्टिव कंपैरिजन। सिलेक्टिव एनकोडिंग मीन्स कि हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन से सेपरेट करते, कि हम देखते कि नहीं ये वाली इन्फॉर्मेशन हम मेरी यूज़फुल है इस सिचुएशन में, तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं। सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन, सिलेक्टिव कॉम्बिनेशन मीन न्यू एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कि ये तो मैंने न्यू चीज़ सीखी है तो ये मैं अलग नोटबुक में लिख लूँगी कि ये न्यू है मेरे लिए। सिलेक्टिव कंपैरिजन, न्यू कंपैरिजन से क्लियर है कि न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ कंपेयर टू previous information. So this is what I have concluded. Meta component tell us what to do, performance component actually do it, and knowledge acquisition component make sure that we learn thing along the way, कि ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते करते हम न्यू नॉलेज भी गेन करें।
Now the second part of this theory is creative और experiential सब theory. Creative से ही word clear है कि न्यू और अनयूजुअल सिचुएशन जब हम डील करते हैं तो उससे हमें नॉलेज स्किल गेन होती है. क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस से हमारी नॉलेज जो है वो गेन होती है. स्टर्नबर्ग ने इसको एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्यों बोला? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हाउ इंडिविजुअल कनेक्ट इंटरनल वर्ल्ड टू एक्सटर्नल रियलिटी. मतलब वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखता है, प्रीवियस नॉलेज भी यूज़ करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी यूज़ करता है. इट मीन टू असेस इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर, कि जो लर्नर है उसकी इंटेलिजेंस कैसे असेस होती है न्यू टास्क, न्यू सिचुएशन और न्यू प्रॉब्लम फेस करके. फॉर एग्जाम्पल ईशान था इन तारे ज़मीन पर मूवी में, ही जनरेट न्यू आइडियाज़ इन पेंटिंग एंड आर्ट वर्क, मगर ओनली आमिर खान अंडरस्टैंड इट. बाकी सब तो उसकी नॉलेज को जस्ट ऐसे ही मजाक में लेते थे, बट आमिर खान ने समझा कि नहीं, उसकी क्रिएटिविटी को समझा. तो स्टर्नबर्ग बिलीव दैट मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल विल ऑल्सो मूव फ्रॉम कॉन्शियसली लर्निंग इन नॉवल सिचुएशन टू ऑटोमेशन. कि जो इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है वो नॉवल सिचुएशन क्या होती है, जो हम न्यू सिचुएशन को जब हम फेस करते हैं जो हमने पहले कभी भी फेस ना की हो, टू ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मतलब फिर वो जो प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व की हो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन. इसलिए स्टर्नबर्ग जो है क्रिएटिव और एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉवल्टी और एक ऑटोमेशन. नॉवल्टी मीन कि पर्सन जब पूरा नॉवल सिचुएशन को फेस करता है, यानी कि वो वाली सिचुएशन जो उसने पहले एक्सपीरियंस की हो. एबिलिटी टू लर्न टू थिंक विद न्यू कंसेप्चुअल सिचुएशन विच कैन बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज. और ऑटोमेशन क्या है? जब वो पर्सन सिचुएशन रिपीटेड टास्क को फेस करता है, तो जब वो रिपीटेड टास्क को फेस करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको लेस एफर्ट लगेगा. जब हम प्लस के साम अगर हम सीख लेते हैं एडिशन, तब हम जैसे मर्जी एडिशन के साम दिए जाओ तो हम इजीली कर सकते हैं विद लेस एफर्ट. तो यही है ऑटोमेशन की, जो हमने नॉलेज गेन की हुई है उसको दोबारा परफॉर्म करना. और उसको करते करते हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल में अदर प्रोसेसेस को भी कैरी आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नॉवल्टी में आपकी स्किल है तो इट डजेंट मीन दैट यू आर स्किल्ड इन ऑटोमेशन ऑल्सो. ठीक है, इट डजेंट इंश्योर दैट यू आर स्किल्ड इन अदर्स. नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल सब थ्योरी. इट इज़ द थर्ड सब थ्योरी. इट इज़ एबिलिटी टू कंसेप्चुअल और प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल आप करके ग्रास्प करते हो, आपने वो चीज़ परफॉर्म करके देखी. जैसे अब आपको साइकिल चलाना, आप नोटबुक से पढ़ रहे हो कि साइकिल ऐसे चलाते, पैडल मारोगे, ब्रेक लगेगी वो, बट आप उसको परफॉर्म करके सीख रहे हो. दैट इज़ यू ग्रास्प, अंडरस्टैंड एंड डील विद एवरीडे टास्क. आप उसको डील करते हो. उसको हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट, जो हम रियल वर्ल्ड में फेस करते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन. अडेप्टेशन मतलब जब हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर बाहर वेदर ठंड है तो हम गर्म कपड़े डाल लेते हैं, अगर बाहर गर्मी है तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो हम अपने आप को अडेप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन, अपने आप को अडेप्ट करना. ना व्हाट इज शेपिंग? शेपिंग मीन्स कि इट occurs when one changes their environment to suit one's need. जब हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेते हैं टू सूट वंस नीड. जैसे कि मैंने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, अपनी फ्लुएंसी, तो मैं क्लास में वैसे ही स्टूडेंट्स के साथ बैठूंगी जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उनके साथ बैठकर मैं अपनी भी इंग्लिश इम्प्रूव कर लूँगी. तो दिस इज़ हाउ आई चेंज द आउटर एनवायरनमेंट. नाउ थर्ड वन इज सिलेक्शन. अगर अडेप्टेशन और शेपिंग डोंट वर्क, देन मूविंग टू न्यू एनवायरनमेंट इन विच गोल्स कैन बी अटेन. तो हम एक न्यू एनवायरनमेंट की तरफ चले जाएंगे. जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हमारे इंडिया में इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है, या बच्चों को लग रहा है कि हमें इतना इनकम के सोर्सेज इतने बेटर नहीं है, देन दे आर गोइंग टू अब्रॉड. तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. व्हेन वी कम्प्लीटली ऑल्टरनेट एनवायरनमेंट, हम अपना आला दुआला कम्प्लीटली ऑल्टरनेट कर लेते हैं टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स गोल.
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट कि इमिग्रेंट लीव देयर लाइव्स टू देयर होमलैंड कंट्रीज वेयर दे एंड्योर इकोनॉमिकल एंड सोशल हार्डशिप, कि वो अपना जहाँ पर रह रहे होते हैं उनको लीव करके दे ऑप्ट फॉर गोइंग आउट फॉर अ बेटर एंड लेस स्ट्रेन्ड लाइफ. So these processes they create an ideal fit between themselves and their environment. कि हम अपने आप और अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली बेस्ट आइडियल फिट बना लेते हैं, या तो अपने आप को चेंज कर लेते हैं या तो एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं. तो कंक्लूजन क्या निकलता है स्टर्नबर्ग की थ्योरी का कि इंटेलिजेंट बिहेवियर क्या है ये, कि इंटेलिजेंट बिहेवियर अराइजेज फ्रॉम बैलेंस बिटवीन दीज 3 सब थ्योरीज इन एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल एबिलिटीज. तो कंक्लूजन में आप जो भी आपने पीछे सीखे उसमें से 2 to 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख लीजिए. एनालिटिकल क्या है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग गुड होनी चाहिए, आप एनालिटिक थिंकिंग के साथ आप कॉम्पिटिशन्स में गुड स्कोर कर सकते हैं, आपका IQ लेवल इंक्रीज होगा, क्लास में आपको अच्छे नंबर आएंगे अगर आप एनालिटिकली इंटेलिजेंट हैं. क्रिएटिव में कि अगर आप क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जैसे कि ईशान वाली एग्जाम्पल थी वो क्रिएटिव था. तो अलग अलग लेवल्स में क्रिएटिव में क्या आ जाएगा कि नॉवल ऑटोमेशन सिचुएशन आ जाएगी, और प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा कि प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को फेस करते हैं और हम अब एनवायरनमेंट को या अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं. थैंक यू एवरीवन. I hope you like my video. Please share this and like my channel.